हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं का जो नेक्स्ट पेपर हिंदी सब्जेक्ट का होने वाला है उसके लिए जो एक सैम्पल पेपर है वो देखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ सैम्पल पेपर के क्वेश्चन ही नहीं बल्कि उनके सॉल्यूशन जो है आंसर जो है वो भी साथ के साथ करेंगे, ताकि आपको पेपर का पैटर्न भी पता लग जाए और साथ के साथ ही आपकी एग्जाम की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आपका हिंदी का जो एग्जाम का पेपर है हिंदी का, वो आपका टोटल 80 नंबर का रहेगा और जो टाइम है वो आपको 2.5 घंटे का मिलेगा। सबसे पहले आपको एग्जाम में जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, उसके बाद हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना क्वेश्चन पेपर। पहला सेक्शन ए जो है आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मिलेगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हिमालय की बेटियां पाठ में नदी को भारत की गंगा कहा गया है। तो किस नदी को जो है भारत की गंगा कहा गया है? तो हिमालय की बेटियां पाठ में चैप्टर के अंदर जो सिंधु नदी है उसको भारत की गंगा कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन, वह चिड़िया जो कविता के कवि कौन है? तो इसके कवि कौन है? केदारनाथ अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपको ध्यान से पढ़ने होंगे, क्योंकि जल्दबाजी में यही क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। तो सरस्वती का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो जो गंगा है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। शारदा भी है, वाणी भी है और भारती भी, ये तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं, लेकिन जो गंगा शब्द है वो सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। मिठाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो मिठाई के अंदर कौन सा प्रत्यय है? आई। चित्रकूट के घाट पर पाठ में भरत किसके साथ चित्रकूट गए थे? तो भरत अपनी सेना, मंत्री और माताओं के साथ चित्रकूट पर्वत पर गए थे। अपना दुख किसी के सामने न रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अपने दुख को छिपा लेना, यानी कि किसी को भी ना बताना, अपने दुख को छुपाना। विज्ञापन लेखन में किस भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो विज्ञापन लेखन के अंदर सरल और आकर्षक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। नीलकंठ पाठ में लेखक ने किस पक्षी का वर्णन किया है? तो नीलकंठ पाठ में लेखक ने मोर का वर्णन किया है। अकाल शब्द का विलोम क्या है? अकाल का विलोम है सुकाल। नेक्स्ट है, भारत माता कविता में भारत माता का स्वरूप किस रूप में वर्णित है? तो भारत माता कविता में भारत माता का स्वरूप एक देवी के रूप में वर्णित है। प्रदूषण की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए किस शैली का प्रयोग जो है उपयुक्त रहेगा? तो समस्या समाधान शैली का जो प्रयोग है वो उपयुक्त रहेगा। दादी माँ पाठ में दादी माँ के अनुसार बच्चों को क्या सिखाया जाना चाहिए? तो दादी के अनुसार बच्चों को जीवन के मूल्य और आत्मनिर्भरता सिखाई जानी चाहिए। कर्मधारय समास का एक उदाहरण दीजिए। तो कर्मधारय समास का उदाहरण है इनमें से नील कमल, नीला है जो कमल। ठीक है। मैं और मेरा देश पाठ में लेखक ने किस बात पर जोर दिया है? तो लेखक ने देशभक्ति और एकता के महत्व पर जोर दिया है। इसके बाद आपका आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन है, अनुस्वार वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो अनुस्वार वर्ण का उच्चारण नासिका से होता है। वन का पर्यायवाची शब्द अरण्य है। धीरे धीरे शब्द में कौन सा अलंकार है? तो धीरे धीरे शब्द के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कबीर की साखियां पाठ में कबीर ने डैश की महिमा बताई है? तो कबीर ने सत्संग की महिमा बताई है। चिट्ठी का सफर पाठ में चिट्ठी का सफर डैश से शुरू होता है, तो चिट्ठी का सफर पोस्ट बॉक्स से शुरू होता है। मनुष्य कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है। मनुष्यता कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त है, तो ये बिल्कुल सही है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संज्ञा के 8 भेद होते हैं? तो ये सत्य है, संज्ञा के 8 भेद नहीं होते। अब्दुल कलाम पाठ में कलाम के बचपन का वर्णन है? ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की खोज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी है? तो ये असत्य है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन आपका आता है लघु उत्तरीय प्रश्नों का, यानी कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। तो इसके अंदर पहला है क्वेश्चन नंबर 25। हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां क्यों कहा है? स्पष्ट कीजिए।
तो हिमालय की बेटियां पाठ में लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां इसलिए कहा है क्योंकि ये सभी नदियां हिमालय से निकलती हैं। जिस प्रकार बेटियां अपने पिता के घर से निकलकर दूर दूर तक जाती है और जीवन में सुख समृद्धि फैलाती है, उसी प्रकार ये नदियां भी हिमालय से निकलकर दूर दूर तक जाती हैं और अपने मार्ग में आने वाले क्षेत्रों को हरा भरा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से किन मूल्यों को दर्शाया है। तो वह चिड़िया जो कविता में कवि ने चिड़िया के माध्यम से स्वतंत्रता, साहस, परिश्रम और संतोष जैसे मूल्यों को दर्शाया है। चिड़िया छोटी होने पर भी निडर होकर उड़ती है, स्वयं मेहनत करके अपना भोजन प्राप्त करती है और थोड़े में संतुष्ट रहकर खुशी से गाती है। ये सभी गुण हमें भी अपनाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अनुस्वार और अनुनासिक में मुख्य अंतर यह है कि अनुस्वार का उच्चारण जो है केवल नासिका से होता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से होता है। जैसे कि अनुस्वार के उदाहरण है अंग, संग, पंख आदि। अनुनासिक के उदाहरण है चांद, माँ, हंसना आदि। तो अनुस्वार को जो है हम बिंदु से और अनुनासिक को जो है चंद्र बिंदु से दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, चित्रकूट के घाट पर पाठ में भरत और राम के मिलन का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो चित्रकूट के घाट पर पाठ में भरत और राम का मिलन अत्यंत भावुक था। जब भरत राम से मिले तो वे राम के चरणों में गिर पड़े। राम ने उन्हें उठाकर गले लगा लिया। दोनों भाइयों की आंखों से अश्रु बह रहे थे। भरत ने राम से अयोध्या लौटने का आग्रह किया, परंतु राम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वनवास पूरा करने का निश्चय दोहराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञापन लेखन के कोई 4 महत्वपूर्ण तत्व लिखिए। तो विज्ञापन लेखन के 4 महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या हैं? पहला है आकर्षक शीर्षक, जो पाठक का ध्यान तुरंत खींचे। दूसरा है संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा, जो आसानी से समझ में आए। तीसरा है उत्पाद के मुख्य गुण और विशेषताएं, जो उत्पाद की विशिष्टता बताएं। और चौथा है संपर्क विवरण, जिससे कि ग्राहक संपर्क कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ पाठ में लेखक ने मोर के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं बताई है। नीलकंठ पाठ में लेखक ने मोर के व्यक्तित्व की निम्न विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता है स्वाभिमानी, यानी कि अपनी स्वतंत्रता से प्यार करने वाला। दूसरा है सुंदरता का प्रतीक, सुंदर पंखों और आकर्षक व्यक्तित्व वाला। बुद्धिमान, परिस्थितियों को समझने वाला। और संवेदनशील, यानी कि अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग रहने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यता कविता का मूल संदेश क्या है, स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता कविता का मूल संदेश यह है कि मनुष्य को हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में दया, परोपकार, सहानुभूति और मानवता के महत्व को दर्शाया है। कवि के अनुसार मनुष्य का धर्म ही मनुष्यता है, और मनुष्यता तभी है जब हम दूसरों के दुख में दुखी हों और उनकी सहायता करें। इसी के साथ सेक्शन सी खत्म होता है। नेक्स्ट आपका आएगा सेक्शन डी, जिसके अंदर विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न रहेंगे, यानी कि 3-3 मार्क्स के जो आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला 31 क्वेश्चन है, चिड़िया और चुरुंगुन कहानी का मुख्य संदेश क्या है। चिड़िया और चुरुंगुन कहानी का मुख्य संदेश है कि आत्मविश्वास और बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। इस कहानी में चिड़िया अपनी बुद्धिमानी से चुरुंगुन से अपने बच्चों को बचाती है। कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हमें साहस और धैर्य नहीं खोना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, मेरा देश कविता में कवि अपने देश की किन विशेषताओं का वर्णन करता है। तो मेरा देश कविता में कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता, विविधता, संस्कृति और ऐतिहासिक महत्व का वर्णन करता है। कवि भारत की नदियों, पहाड़ों, हरे भरे खेतों और घने वनों की सुंदरता का गुणगान करता है। साथ ही देश की एकता में अनेकता, अखंडता और समृद्ध परंपराओं का भी उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी माँ पाठ में लेखक ने दादी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। दादी माँ पाठ में लेखक ने दादी माँ को स्नेहमयी,
अनुभवी, ज्ञानी और धैर्यवान दिखाया है। दादी माँ बच्चों को प्यार करती हैं, उन्हें कहानियां सुनाती हैं और जीवन के मूल्य सिखाती है। वे अपने अनुभवों से बच्चों का मार्गदर्शन करती हैं और परिवार में सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 34। नीलकंठ पाठ में लेखक ने मोर के बारे में क्या जानकारी दी है? नीलकंठ पाठ में लेखक ने मोर की सुंदरता, उसकी आदतों और व्यवहार का वर्णन किया है। मोर अपने आकर्षक पंखों और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। लेखक बताते हैं कि मोर बारिश के मौसम में नाचता है, सांप का शिकार करता है और भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। उसका नीला गला होने के कारण उसे नीलकंठ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35। मिठाई वाला कहानी में प्रेमचंद जी ने समाज की किस बुराई पर प्रकाश डाला है? मिठाई वाला कहानी में प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त गरीबी, असमानता और बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार जैसी बुराइयों पर प्रकाश डाला है। कहानी में छोटे बच्चे की मिठाई खाने की इच्छा और उसकी आर्थिक विवशता को दिखाया गया है। साथ ही अमीर गरीब के बीच की खाई और बच्चों के मन पर पड़ने वाले इसके प्रभाव को भी उजागर किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36। हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को हिमालय की बेटियां क्यों कहा गया है? हिमालय की बेटियां पाठ में नदियों को हिमालय की बेटियां इसलिए कहा गया है क्योंकि ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलती हैं। जैसे बेटियां पिता के घर से निकलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती जैसी नदियां हिमालय से उत्पन्न होकर दूर दूर तक जाती हैं और जहां से गुजरती हैं वहां हरियाली और समृद्धि लाती हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे बेटियां समाज में खुशहाली लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी और धूप कविता के आधार पर बताइए कि प्रकृति किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पानी और धूप कविता के अनुसार प्रकृति हमारे जीवन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। पानी जीवन का आधार है और धूप ऊर्जा प्रदान करती है। प्रकृति के ये तत्व फसलों के उगने और पकने में सहायक है। प्रकृति के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। कवि बताता है कि प्रकृति के संतुलन से ही हमारा जीवन सुखमय और समृद्ध होता है। नेक्स्ट है पार्ट ई, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों का आ जाएगा। ये इसके अंदर जो आपका प्रत्येक क्वेश्चन 5 अंक का है। पहला क्वेश्चन आता है पर्यावरण संरक्षण पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो यहाँ आपको इस तरीके का कोई भी एक टॉपिक मिल जाएगा जिस पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। तो आप जो है अनुच्छेद अपने अनुसार बनाकर लिख सकते हैं जो भी आपको विषय दिया गया होगा। नेक्स्ट फिर से है मेरा प्रिय त्योहार पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं अच्छे से। और नेक्स्ट आता है निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये गद्यांश आप इसको रीड कर लेंगे और इसके आधार पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आंसर करेंगे। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर भी कोई गद्यांश मिल सकता है जिसे पढ़कर आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे देश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो हमारे देश में दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, गुरु पर्व आदि त्योहार मनाए जाते हैं। त्योहारों का क्या महत्व है? त्योहार हमें एकता और खुशी का संदेश देते हैं। वे हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें अपनी परंपराओं को जीवित रखने में मदद करते हैं। त्योहारों पर अक्सर लोग क्या क्या करते हैं? त्योहारों पर अक्सर लोग नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ बनाते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। त्योहार हमारी संस्कृति का कौन सा हिस्सा है या क्या हिस्सा है? तो त्योहार हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे हमारी परंपराओं और मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन परंपरा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो परंपरा शब्द का विलोम शब्द होगा आधुनिकता या नवीनता। नेक्स्ट एक सेक्शन जो आपका आएगा नैतिक शिक्षा सबका रिलेटेड, जो आपकी बुक है नैतिक शिक्षा की, उसमें से कुछ प्रश्न आएंगे। ये आपको जो है अलग अलग नंबर्स के दिए जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का है, कुछ 2 मार्क्स के हैं, इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है अहिंसा का पालन करने से हमें क्या लाभ होता है? अहिंसा का पालन करने से हमारे भीतर शांति और सहनशीलता का विकास होता है जिससे समाज में सद्भाव और भाईचारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कबीरदास जी ने किस प्रकार सत्य और ईश्वर की आराधना करने पर जोर दिया?
कबीरदास जी ने यह सिखाया कि सत्य और ईश्वर की आराधना किसी बाहरी पूजा से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और सच्चाई से होती है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और सत्य को महत्वपूर्ण बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से देश को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराया और लोगों में देशभक्ति की भावना जगाई। लास्ट क्वेश्चन है आपका, जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? जल संरक्षण आवश्यक है क्योंकि जल जीवन का आधार है। बिना जल के कृषि, उद्योग और अन्य सभी जीवों का जीवन संभव नहीं है। जल संकट से बचने के लिए हमें इसका विवेकपूर्ण प्रयोग करना चाहिए और इसे बर्बाद होने से रोकना चाहिए। तो ये था डियर स्टूडेंट्स आपकी कक्षा 7वीं का हिंदी का एक सैम्पल पेपर, जिसको हमने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ देखा है। तो आप वीडियो में से क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और इनको याद कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है आप अपना सिलेबस जो है वो कवर करने की कोशिश करें। ये सैम्पल पेपर आपको सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि किस तरीके का आपका पेपर का पैटर्न आएगा, और क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमने इसलिए करवाए हैं ताकि साथ के साथ आपकी जो है तैयारी भी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं आप सभी के एग्जाम जो है बहुत अच्छे होंगे और आप अच्छे से तैयारी करेंगे अपनी। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।